हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आजकल जो हमारी क्लासें चल रही हैं वो उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत सभी क्लासों को रखा गया है आपके। और ये क्लासें जो हमारी हैं पेपर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बेस पे हम आपको लगातार क्लासें प्रोवाइड कराते आ रहे हैं और आगे भी आपको इसी प्रकार से क्लासें प्रोवाइड कराते रहेंगे। अभी तक हम कुल मिला के उत्तर प्रदेश जीके के अंतर्गत 10 चैप्टर को देख चुके हैं और आज हमारा एक 11वीं क्लास होगी जो कि चैप्टर वाइज है पूरी तरह से। इसमें कोई भी आपको परेशानी होती है तो आपसे हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी है जिससे आप हमें से जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी के माध्यम से आप टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही अच्छा होने वाला है जिसे हम कहते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख नदी तंत्र व उसकी झीलें। ये सिंचाई से संबंधित जितनी भी आज की प्रॉब्लम है आपके उत्तर प्रदेश से लेकर उन सभी को हम देखेंगे। कल जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि हमने उत्तर प्रदेश के कितने टॉपिकों को अभी तक पढ़ा दिया है। बट आज का टॉपिक हमारा बेहद इंपॉर्टेंट है जिसे कहते हैं उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र और झीलें। भारत के अनुसार भी अगर देखेंगे तो भारत के अनुसार भी आपके उत्तर प्रदेश की नदियां मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थान रखती हैं। और इसी के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो आपकी जो भारत की नदियां हैं ना वो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से है, क्योंकि भारत में कई सारी नदियां, हजारों नदियां हैं, यानी भारत में हजारों नदियां हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा राज्य है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है। तो उसी के अंतर्गत जितना भी आपका पॉइंट बनता है उत्तर प्रदेश से उन सभी का डिस्कस हम करेंगे। और अभी तक हम कुल मिला के 9-10 टॉपिक उत्तर प्रदेश से देख चुके हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है उत्तर प्रदेश की नदियां। तो बात हम उत्तर प्रदेश की नदियों करेंगे, कहीं कहीं हम भारत की भी बात कर लेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो हमारा मोटिव है उसके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो जो नदियां बहती हैं, जिस धारा में वो बहती हैं उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। यानी कि नदियां का जो प्रभाव होता है जिससे वो बहती है उसे हम क्या कहते हैं? ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। यानी कि उसको क्या कहते हैं? अफवाह तंत्र कहते हैं। तो नदियों में जो पानी जो बहता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको अफवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, इससे पहले ये समझिएगा कि अफवाह तंत्र जो होता है वो होता क्या है। देखिएगा, अफवाह तंत्र बोले या प्रवाह प्रणाली बोले, यानी कि बहने की जो स्थिति होती है किसी नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जो जल का जो प्रवाह होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम, अफवाह तंत्र कहते हैं। प्रदेश का उत्तरी व पश्चिमी भाग क्या है? ऊंचा है। यानी कि उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है तो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है और जो आपका, ठीक है, उत्तरी भाग है, यानी कि ये वाला अगर हम बात भाग करें, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर हम बात करें कि नॉर्थ जो भाग है वो ऊंचा है और जो पश्चिमी भाग है वो क्या है? ऊंचा है। इसीलिए जो पश्चिमी क्षेत्र है वो ज्यादा विकसित है आपके पूर्वी क्षेत्र की तुलना में। यही स्थिति भारत की भी है और यही स्थिति आपके उत्तर प्रदेश की भी है। यानी कि पश्चिमी भाग अधिक विकसित है अकॉर्डिंग आप किसके? पूर्वी घाट के। इसी प्रकार पूर्वी घाट कम विकसित है और आपका जो पश्चिमी घाट है वो विकसित है, क्योंकि वहां पर सिंचाई के क्षेत्रों में नदियों का भी उपयोग किया जा सकता है, नहरों का भी उपयोग किया जा सकता है। बोरिंग कराएंगे तो पानी जल्दी आ जाएगा वहां पर। इसलिए जो क्षेत्र आपका जो उपयोगी है वो कौन सा क्षेत्र उपयोगी है? आपका वेस्ट, मतलब पश्चिम का साइड भी क्या है? उपयोगी है। और यही बताया गया कि प्रदेश की जो उत्तरी भाग है और जो पश्चिमी भाग है वो क्या? ऊंचा है और हिमालय पर पर्याप्त जल स्रोत है। तो आपको पता है कि अधिकांश नदियां जो होती हैं वो हिमालय से निकलती है। इस प्रकार जो हिमालय हमारा है उस पे क्या है? जल स्रोत है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो हिमालय पर विभिन्न जल स्रोत हैं, यानी कि जल स्रोतों से एकदम परिपूर्ण है आपका हिमालय। मेरा प्रश्न आपसे ये अगर बन सकता है कि जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ये कौन से देश में है? ये कौन से देश में है? कई बार पूछा भी गया है, छोटे लेवल के एग्जाम पर ही पूछा गया है, बड़े लेवल के एग्जाम पर ही पूछा गया। तो देखिएगा, ये आपके नेपाल के साथ सीमा बनाती है। नेपाल, चीन और तिब्बत, नेपाल और चीन और तिब्बत के साथ सीमा बनाती है। ठीक है, इसका कहीं भी
भारत से संपर्क नहीं है। ठीक है, तो भारत से इसका संपर्क नहीं है, याद रखिएगा। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ स्थित है, आपके नेपाल में है। नेपाल में इसे हम कहते हैं सागर माथा के नाम से इसको हम जानते हैं। पता होगा आप लोगों को कि इसको क्या कहते हैं। तो नेपाल में इसे हम सागर माथा के नाम से जानते हैं। तो प्रदेश का जो उत्तरी और जो पश्चिमी भाग है वो ऊंचा है, ये एरिया क्या है, ऊंचा है आपके, और हिमालय पर पर्याप्त जल स्रोत है, ये तो आपको पता ही है। अतः प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह जो होता है वो देखिएगा उत्तर प्रदेश में अगर बात करेंगे तो उसे उत्तर प्रदेश, यानी कि पश्चिम से उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट से बात करेंगे तो किस ओर चलेंगी, आपकी दक्षिण पूर्व की ओर चलती हैं। यानी कि यहां से बहतींगी, फिर आपके किधर जाएंगी, यहां से होते हुए फिर आपके यहां तक जाएंगी। ठीक है, तो ये आपके स्टेटमेंट लेवल में प्रश्न आ सकता है। स्टेटमेंट क्या बनेगा, अगर आपके उत्तर प्रदेश के आ सकता है कि उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में कौन से कथन सत्य हैं, कौन से कथन सत्य हैं उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में। तो देखिएगा पूछा जाएगा, ऊपर वाला छोड़ दीजिएगा, पॉइंट नंबर 1 पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश का उत्तरी व पश्चिमी भाग नीचा है। बोल दिया उसने कि नीचा है, आपको पता है कि भाई ऊंचा है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा उसने दे दिया कि हिमालय पर पर्याप्त जल स्रोत हैं, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दे दिया कि प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर से पश्चिम से दक्षिण से पूर्व की ओर है, उत्तर से पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। चौथा स्टेटमेंट उसने दे दिया कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक विकसित है, यानी कि पश्चिमी जो नदियों का क्षेत्र है वो पूर्वी घाट की तुलना में अधिक विकसित है। तो आप कह सकते हो बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। तो कितने स्टेटमेंट से हुए, ये आपको पेपर बताएगा कि भाई हमने क्या पूछा है, तो इस प्रकार पूछ भी सकता है। उसके बाद चौथा प्रश्न भी पूछ सकता है कि प्रदेश के मैदानी भाग में समानांतर प्रवाह अफवाह तंत्र पाया जाता है। तो प्रदेश के जो मैदानी भाग होते हैं उसमें कौन सा अफवाह तंत्र पाया जाता है, समानांतर। कौन सा अफवाह तंत्र पाया जाएगा, तो समानांतर जो अफवाह तंत्र होता है वो प्रदेश के मैदानी भागों में पाया जाता है। मैदानी भाग मतलब ये होता है कि जहां पर प्रवाह जो होता है वो किसी भी दिशा में हो सकता है। ठीक है, प्रवाह किसी भी दिशा में हो सकता है। जैसे गंगा नदी कहां से निकलती है, अभी हम पढ़ेंगे गंगा नदी कहां से निकलेगी, उसका मैदानी क्षेत्र कहां पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उसका मैदानी क्षेत्र कहां पर है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो यहां से ये जो मोटिव हमने लिया है, यहां से जो प्रश्न हमारे बनेंगे वो कुछ स्टेटमेंट टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको यहाँ पर समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, इतना ये जरूरी है। स्टेटमेंट तो सबसे कठिन जो प्रश्न बनेगा आपका स्टेटमेंट लेवल का, वो आपका यही प्रश्न सबसे टफ बनेगा जो कि स्टेटमेंट लेवल के अंतर्गत होगा। ठीक है, आप मैप से भी नदियां पढ़ सकते हैं, और आपको पेपर में आपसे मैप तो नहीं पूछा जाएगा, पेपर में आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि भाई ये नदी कहाँ से निकलती है, इस नदी का उद्गम कहाँ पर होता है, इस नदी का उद्गम कहाँ पर नहीं होता है ना। ये नदियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मैप की स्टडी करने के लिए आपको बहुत स्टडी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम डायरेक्टली प्रश्न की बात करें तो डायरेक्टली हम कर भी सकते हैं प्रश्न, और अच्छे से आप लोग कर भी सकते हैं। ठीक है, तो यहां से स्टेटमेंट बनाने वाला पहला छोड़ दो, पहले से स्टेटमेंट नहीं बनेगा। स्टेटमेंट जो बनेगा वो आपके, ठीक है, दूसरे से स्टेटमेंट बनेगा यहां से। ठीक है, यहां से आपका स्टेटमेंट बनने के लिए तैयार है, और आता भी है आपके यूपीएससी के पेपर में भी पूछा गया है आपका स्टेटमेंट यहां से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में यूपीएससी पूछा सकता है, ऐसा नहीं है कि वहां पर नहीं पूछा। पेपर में कुछ भी, यानी कि यूपी पीसीएस में पूछा गया था और कई बार पूछा भी गया है आपके पेपर में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, तैयारी को एकदम मजबूत नींव रखिएगा, क्योंकि तैयारी आपकी अभी आरओ का पेपर है, उसके बाद बीओ का पेपर आपके होगा। ठीक है, फिर आपका पीसीएस का पेपर होगा। तो पेपर आपका कहीं भी जितने भी पेपर हैं उन सबका सिलेबस जो है थोड़ा बहुत चेंज है, वैसे आपका सिलेबस जो है वो बिल्कुल सेम ही सिलेबस है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी सी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर जो भी आप अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं इसके प्रिपेयर करके नोट्स बना लीजिएगा। 21 या 22 क्लासों में हम उत्तर प्रदेश के सभी कंप्लीट चैप्टरों को पढ़ लेंगे। उसके बाद हम कम से कम इसमें 1000 प्रश्न से ज्यादा प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश में सॉल्व करा देंगे। 2-3 वीडियो हमारी उसकी रह जाएंगी, 100 200 क्वेश्चनों की ले लेंगे और कंप्लीट कर लेंगे उत्तर प्रदेश के कंप्लीट जीके को।
ठीक है, जिससे आप कभी भी नोट्स अगर बना लेते हैं तो आपको कभी भी किसी कोचिंग सेंटर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है और आपको यहीं से एक अच्छी आपकी तैयारी हो जाती है। ठीक है, अब देखिएगा उद्गम स्थलों के आधार पर देखें, अगर उद्गम स्थलों के आधार पर प्रदेश की नदियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो उद्गम स्थल के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। कैसे? हिमालय से निकलने वाली नदियां, यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियां, ठीक है, क्योंकि हिमालय में अनेक जल स्रोत है तो वहां से नदियां निकलेंगी। जैसे गंगा हिमालय से निकली हुई है, यमुना भी हिमालय से निकली है, काली भी, है ना, रामगंगा, गंडक, सरयू, कोसी, रोहिणी, श्रावस्ती, ये सब कहाँ से निकली? ये सब हिमालय से निकली है। अब प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम हिमालय से नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम हिमालय से नहीं है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैदानी क्षेत्रों से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं, इस पे थोड़ा फोकस करिएगा। तो मैदानी क्षेत्रों पर निकलने वाली नदियां जैसे गोमती हो गई, वरुण हो गई, सई हो गई, पांडो हो गई, ईसन हो गई। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की नदियां नहीं है। ठीक है, प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि भाई जो सई नदी है ये किसकी सहायक नदी है। अब पूछा भी गया है, आप प्रीवियस से उठाइएगा, आपसे एक एक क्वेश्चन डीप भाषा में पूछा भी जाता है और यही प्रश्न हमारे पेपर में सबसे ज्यादा बनते हैं जिनको हम पढ़ते नहीं है। ये प्रश्न जब पेपर बनते हैं तो आप लोग इतना कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई मैं इन प्रश्नों को कैसे करूं, मैंने तो इन प्रश्नों को कभी देखा भी नहीं था, अब मुझे एक प्रश्न सॉल्व करने पड़ रहे हैं, तो फिर उसके लिए आपको पढ़ना होगा ना। इससे ये भी पूछ सकता है कि भाई गोमती नदी है उसका उद्गम कहां पर है, सही आपकी किसकी सहायक नदी है, ईसन किसकी सहायक नदी है, ये मैदानी क्षेत्रों से निकलने वाली नदियां निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। अब उसने ये नदियां दे दी, 4 ऑप्शन आपके होते हैं, 4 ऑप्शन में उसने दिया गोमती, बड़ो और सई, और इधर एक नदी को उठा के दे दी भाई, दे दी गंडक। अब आपसे पूछा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां इनमें से कौन सी है, तो बता दिया आपने गंडक। पूछा अगर हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन सी नहीं है, फिर भी आंसर क्या होगा, गंडक होगा। ठीक है, अब उसने बाद में प्रश्न उठा फिरा के ये भी पूछ लिया कि भाई गंडक जो है वो कहां से निकलती है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए गंडक निकलती कहां से है। ठीक है, आपसे मैप नहीं पूछा जाएगा वहां पे, आपसे ओनली प्रश्न पूछे जाएंगे वहां पर। ठीक है, आपसे मैप नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ प्रश्न पूछे जाएंगे वहां पर कि मैप से एक ही 2 प्रश्न आते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तारित कीजिए। ठीक है, या दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदियां बताइएगा, तब तो मैप का काम आता है। मान लीजिएगा प्रश्न नहीं आया या प्रश्न आ गया, फिर क्या आप लोग नहीं कर पाओगे, फिर भी आप लोग कर दोगे, अगर आप लोग अच्छे तैयारी एक अच्छे लेवल करे हो फिर भी कर दोगे। तो मैदानों से निकलने वाली नदियां, ठीक है, आपकी ये होती हैं। दक्षिण में स्थित पठार तथा बिंद श्रेणी से निकलने वाली नदियां होती हैं, जैसे सोन हो गई, रिहिंद हो गई, टोंस हो गई, केन हो गई, चंबल और बेतवा, ये आपके दक्षिणी भागों से निकलती है। तो उत्तर प्रदेश में उद्गम के आधार पर अगर बात करेंगे तो नदियों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्रों में अच्छे से नदियों को विभाजित किया गया है। ठीक है, और यही वो 3 क्षेत्र हैं जहां से नदियां निकलती है। तो देखिएगा, अब मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो बहती है वो है गंगा। गंगा का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र है, और कहां पर है ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में गंगा का मैदानी क्षेत्र तो सबसे ज्यादा है, लेकिन कहां पर है। ठीक है, प्रश्न ये भी आ सकता है कि भाई गंगा उत्तर प्रदेश कितने जिलों से बहती है, गंगा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं बहती है। ये तो सब प्रश्न बनते हैं ना, तो हमें सब इसे याद रखने करेंगे। यमुना उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से बहती है। ठीक है, ये जो महत्वपूर्ण नदियां उनके बारे में हमको याद करना होगा। ठीक है, हमें सब याद करना। देखिएगा, इससे भी प्रश्न पूछा गया है पेपर में। ठीक है, राप्ती से भी प्रश्न पूछा गया है। राप्ती की सहायक नदी है, सही, लेकिन अगर बात करें तो ये मैदानी क्षेत्रों से निकलती है। और राप्ती कहां से निकलती है? हिमालय से निकलती है, रुकुमकोट से निकलती है। ठीक है, तो देखिएगा हर चीज में चेंजेस है और आपको हर चीज का चेंज बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको बेहद ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि आने वाले पेपर में आपके उत्तर प्रदेश की नदियों से एक ही प्रश्न आएगा, लेकिन एक प्रश्न अगर हमारा यहाँ से तैयार हो जाता है एक अच्छे वे में, तो क्या हम तैयारी नहीं कर पाएंगे? क्या बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं और हमारे आगे की स्लाइड पर क्या है ये देखते हैं। तो आगे की स्लाइड पर भाई अब प्रश्न है, जो भी नदियों की बेसिक थ्योरी थी वो मैंने आपको बताई।
जो उनके प्रवाह, जो जल प्रवाह की जो बात होती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, यानी कि अफवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तो अफवाह तंत्र बोलते हैं। अब देखिएगा अफवाह तंत्र ये हो गया आपका। अफवाह तंत्र की बात करेंगे तो ये आपका ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, अब देखिएगा धरातलीय संरचना होगी। क्या संरचना होगी, धरातलीय संरचना, यानी कि धरातल पर होंगे। धरातल मतलब जमीन पर। भूमि के ढाल भी होते नदियों पर, क्या होते हैं, भूमि के ढाल भी होते हैं। चट्टानों का स्वभाव सबसे इंपॉर्टेंट है, और जल की प्राप्ति होती है। तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है पेपर में कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा अफवाह तंत्र का संबंध नहीं रखता है, या अफवाह तंत्र से कौन संबंध नहीं रखता है। तो ये चार हैं, वो आपके अफवाह तंत्र से संबंध रखते हैं। ठीक है, जो चार आपके हैं वो आपके अफवाह तंत्र से क्या है, संबंध रखते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां से तो देख लिए सभी कुछ, अब हम बढ़ेंगे प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न आपकी स्लाइड पर है। क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करेंगे तो नेशनल वाटर वे। नेशनल वाटर वे फर्स्ट की बात करेंगे तो हल्दिया से लेकर इलाहाबाद तक आता है। हल्दिया से लेकर इलाहाबाद तक आता है आपका। और इसके लिए आपकी जो नदी जो प्रयुक्त होती है वो नदी है आपकी गंगा नदी। कौन सी नदी है आपकी, गंगा नदी। तो गंगा नदी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि नदी जो है वो क्या है, गंगा है। गंगा की अगर बात करेंगे तो गंगा जो है वो आपके उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, याद रखिएगा उत्तरकाशी के गंगोत्री ग्लेशियर। कहां से, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जब गंगोत्री ग्लेशियर से निकलेगी तो वहां से बहती हुई आएगी आपके ऋषिकेश के आगे, आपके जब आएगी तो आपके आएगी हरिद्वार में। कहां पर आएगी, आपके हरिद्वार में। तो जब हरिद्वार में गंगा जब आती है तो हरिद्वार में मैदानों में प्रवेश करती है। कहां पर प्रवेश करती है, मैदानी भागों में, मैदानों में प्रवेश करती है, या मैदानी भागों में प्रवेश करती है। अब मेरा प्रश्न एक क्या बनेगा कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मैदानी क्षेत्र कहां पर है, तो मैदानी क्षेत्र कहां पर है, आपके हरिद्वार में है। जब हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में बहती है तो हरिद्वार से उत्तर प्रदेश का एक जिला स्पर्श करता है जिसे हम कहते हैं बिजनौर। तो बिजनौर में क्या होती है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है, तो हरिद्वार के साथ में जब बिजनौर की सीमा लगती है तो हरिद्वार के साथ में जब आती है तो बिजनौर से ये सीमा बनाती है। अब प्रश्न कई बार बना भी है पेपर में कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहां से प्रवेश करती है, बिजनौर से। अब बिजनौर से आते हुए आपके आती है बदायूं। बदायूं में एक जगह है आपके कचला, आपने सुना होगा। ठीक है, तो बदायूं में एक जगह है आपके कचला। तो कचला में क्या है, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो मैदानी क्षेत्र है वो आपके कहां पर है, कचला में। तो कचला में सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं बदायूं। तो बदायूं में गंगा नदी का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी से निकलती हुई मैदानी भाग किसके साथ बनाती है, हरिद्वार के साथ मैदानी भाग बनाती है। ठीक है, हरिद्वार के साथ क्या करती है, मैदानी भाग बनाती है। उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। लंबाई की बात करेंगे तो सभी को पता है 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। और अगर बात करेंगे तो 2510 किलोमीटर आपके कहां पर है, इंडिया में है। और अगर बात करेंगे 15 किलोमीटर कहां पर है, तो 15 किलोमीटर की बात करेंगे तो 15 किलोमीटर है आपके बांग्लादेश। कहां पर है 15 किलोमीटर, बांग्लादेश में आपके 15 किलोमीटर है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से बहती है, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में आपके क्या है, गंगा नदी है। तो उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में है। यमुना उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में है, यमुना उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में। यमुना उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में है, 19 जिलों में है यमुना नदी उत्तर प्रदेश के। ठीक है, याद रखिएगा। तो इतनी सी बात आप लोगों को
याद हो गई होगी शायद। अब आपका प्रश्न जो आएगा गंगा नदी से, वो आपका गलत नहीं होने वाला। उत्तर प्रदेश में मैदानी क्षेत्र बदायूं में, ठीक है, बिजनौर में उत्तर प्रदेश से प्रवेश करेगी। ओके, अब बिजनौर की सीमा जो लगती है वो किससे लगती है? आपके उत्तराखंड से लगती है। ठीक है, तो बिजनौर ए पार्ट ऑफ उत्तराखंड है ना, है तो उत्तर प्रदेश का पार्ट, लेकिन सीमावर्ती देश किससे लगता है? उत्तराखंड से भी लगता है सीमावर्ती राज्य में। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, 2525 किलोमीटर है। ठीक है, और गंगा नदी जो है वो आपके भारत के राज्यों से भी सीमा स्पर्श करती है। कितने राज्यों से करती है? उत्तर प्रदेश से करती है, उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड से भी सीमा स्पर्श करती है। ठीक है, झारखंड से सीमा स्पर्श करेगी, बिहार से, और फिर आपके पश्चिम बंगाल से। ठीक है, 5 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करती है। तो 5 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करती है और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। इसे कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा, जो कहां पर है? आपके गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के संगम पर है, आपके पश्चिम बंगाल में है, जहां पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, इसीलिए उसका नाम जो है वो सुंदरबन डेल्टा रख दिया गया था। ठीक है, वेरी गुड, आपने अच्छा आंसर निकाला कि हाईवे जो है, नेशनल वाटरवे जो है वो कहाँ है हमारा? ठीक है, हल्दिया टू इलाहाबाद है, आपके गंगा नदी पर है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? क्या प्रश्न है हमारा? सबसे लंबी नहर बताइएगा। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, ये बात पता करनी है। ठीक है, कौन सी है सबसे लंबी नहर? ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ओके, तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है वो कौन सी है? आपकी शारदा नहर। ठीक है, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। इसका जो निर्माण किया गया था 1920 से लेके 1928 के मध्य किया गया था। 1920 से लेके 1928 के मध्य किया गया था। इसका जो निर्माण था वो 1920 से लेके 1928 तक किया गया था। कहां पर है आपके? कहां से निकलती है? तो देखिएगा, नेपाल के साथ सीमा को स्पर्श करती है। किसके साथ स्पर्श करेगी? नेपाल के साथ सीमा को स्पर्श करेगी। और आपके चंपावत, कहां पर? चंपावत, चंपावत में बनबसा, चंपावत में बनबसा से निकलती है। कहां से निकलती है? बनबसा से निकलती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपके? ठीक है, आंसर आपका जो होगा वो क्या आंसर होगा? ठीक है, शारदा नहर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अब हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? ठीक है, तो पेयजल जो परियोजना है वो कौन सी, यानी कि पीने वाला जल जो है उत्तर प्रदेश में किस परियोजना के अंतर्गत आता है? शारदा सहायक परियोजना अभी हमने बताई थी, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। ठीक है, कहां पर है? आपके उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पर। कहां से निकलती है? बनबसा से निकलती है। ठीक है, बनबसा से निकलती है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करेंगे तो है हमारा चंपावत। ज्ञानपुर पंप की अगर बात करेंगे, पंप नहर परियोजना, ये आपके कहां पर है? तो ये आपके इलाहाबाद में है। ठीक है, कहां पर है? आपके इलाहाबाद में। ठीक है, गोकुल बैराज परियोजना की बात अगर करेंगे तो ये आपके आगरा और मथुरा, आगरा और मथुरा में है। ठीक है, तो यही आपकी क्या है? आपकी पेयजल परियोजना, यानी कि पानी पीने की जो परियोजना बनाई गई है वो गोकुल बैराज जो परियोजना है वो आपके आगरा और मथुरा में ही स्थित है। ठीक है, पथरई की बात करेंगे, कहां पर है? आपके झांसी में। ठीक है, झांसी में आता है। झांसी जो आपके आता है वो आपके बुंदेलखंड के क्षेत्र में आता है, तो हम कह सकते हैं ये जो परियोजना है वो आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में भी होती है। ठीक है, नहीं, बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर बात करेंगे ओवरऑल कितने जिले आते हैं, तो आपके बुंदेलखंड क्षेत्रों में ओवरऑल जो जिलों की संख्या है वो आपके 7 जिलों की संख्या है।
और उसमें एक झांसी भी है जिसमें पथरई जो योजना है, यानी कि पथरई जो बांध है वो कहां पर है, आपके झांसी में है। अगर इस प्रश्न को देखें तो ये प्रश्न आपकी मैचिंग करने के लिए भी आ सकता है। गोकुल बैराज परियोजना की अगर बात करेंगे तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश के दो ऐसे शहर हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो आगरा और मथुरा है इनकी सीमा किससे लगती है, राजस्थान से लगती है। और राजस्थान से जब इनकी सीमा लगेगी तो गोकुल बैराज जो परियोजना है वो आपके राजस्थान को कहीं ना कहीं लाभान्वित करती होगी। उत्तर प्रदेश को तो कर ही रही है, उत्तर प्रदेश की पेयजल योजना है ही आपकी, और वहां भी आपको लाभान्वित करती है। तो उत्तर प्रदेश की जो लाभान्वित पेयजल योजना है वो क्या है, गोकुल दास आपकी परियोजना है। ऐसी आपके एक लपकुश बांध है, क्या है आपके लपकुश बांध, ठीक है। तो लपकुश बांध आपके कहां पर है, कानपुर में है, गंगा नदी के तट पर है, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो आपका मैचिंग करने के लिए भी कई सारे प्रश्न हमारे यहाँ से बन सकते हैं कि सही मिलान कीजिए, ठीक है। मैंने आपको बताया स्टेटमेंट लेवल भी प्रश्न बनेंगे, सही मिलान भी कीजिए प्रश्न बनेंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे बन भी सकते हैं। फिर से वही प्रश्न आ गया है हमारा कि केंद्र सरकार द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, ठीक है। तो केंद्र सरकार के द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, यहां से अगर बात करेंगे तो आंसर क्या होगा हमारा, गंगा नदी। तो गंगा नदी जो है, मैंने आपको ही पढ़ाया कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है, सभी को पता है कि भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अगर बात करेंगे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है आपकी गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन प्रादीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, प्रादीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो ए पॉइंट भी आप याद रखिएगा, यानी कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, लेकिन प्रादीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है भारत की, और प्रादीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गोदावरी नदी। कहां से निकलती है, तो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से नासिक जिले से होकर निकलती है। कृष्णा आपके महाबालेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, और कृष्णा की लंबाई है आपके 1400 किलोमीटर। तो देखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा, गंगा के बाद गोदावरी, और गोदावरी के बाद कृष्णा नदी भारत की तीसरी सबसे लंबी है। और नर्मदा नदी की बात करेंगे तो पश्चिम की ओर बहने वाली, पश्चिम की ओर बहने वाली, ठीक है, सबसे लंबी नदी है, यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और दो नदियां ऐसी भी हैं भारत में जो अरब सागर में गिरती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो देखिएगा, अगर यहां से बात करें तो ये आपकी क्या है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, ये क्या है आपका अरब सागर है, और ये आपका हिंद महासागर है। तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं वो आपकी कौन सी है, नर्मदा व ताप्ती, यानी कि ताप्ती और नर्मदा ऐसी दो नदियां हैं जो आपके कहां पर गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, और किसका निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अब बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरेंगी वो किसका निर्माण करेंगी, वो आपके, ठीक है, वो आपके डेल्टा का निर्माण करेंगी। कहाँ, डेल्टा का निर्माण करेंगी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका पूर्वी घाट है, और ये आपका क्या है, वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी घाट है, जिसे पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो सबसे लंबी आपको पता चल गई, पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम नर्मदा रिवर कहते हैं। तो तीन नदियां सबसे लंबी, उसके बाद प्रादीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, दूसरी कौन सी है, कृष्णा नदी है आपकी, ठीक है। पश्चिम की ओर बहेगी तो क्या कहेंगे, नर्मदा। कह रहे हैं हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर है, तो हथनी कुंड जो परियोजना है वो किस नदी पर है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि कब बनी थी, तो 1872 में बनी थी। कहां पर है, आपके सहारनपुर में, ठीक है। कहां पर है, आपके सहारनपुर में है। और कब बनी थी, 1872 में बनी थी। किस नदी पर है, आपके यमुना रिवर पर है। मैंने आपको बताया था कि यमुना जो है वो उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में बहती है, तो उत्तर प्रदेश के 19 जिलों के साथ सीमा बनाती है आपकी यमुना नदी। कितने जिलों के साथ सीमा बनाती है, 19 जिलों के साथ सीमा बनाती है आपकी, ठीक है। ओके, तो हथनी कुंड योजना जो है वो आपके कहां पर है, सहारनपुर में। कह रहे माता टीला बांध परियोजना कहां पर है, यह परियोजना है बेतवा नदी पर, गोदावरी नदी पर, कृष्णा नदी पर। अभी हमने पढ़ा आपके पेरियार बात करेंगे तो केरल में है,
पेरियार नदी कहाँ पर है? आपके केरल में है। और पेरियार नेशनल पार्क भी आपके केरल में है। आपकी कृष्णा नदी महाबालेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गोदावरी की 1465 किलोमीटर लंबाई है। लेकिन माता टीला जो बांध है वो कहाँ पर है? आपके बेतवा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर है। तो बेतवा नदी पर और भी बांध है, जैसे राजघाट बांध। राजघाट बांध कहाँ पर है? बेतवा नदी पर है। परीक्षा बांध कहाँ पर है? आपके बेतवा नदी पर है। ठीक है, ये सब दोनों के दोनों जो बांध है वो कहाँ पर है? आपके बेतवा नदी पर है। ठीक है, धुबरा बांध कहाँ पर है? ये भी आपके बेतवा नदी पर है। ठीक है, राजघाट से कई सारे प्रश्न आपके पेपर में बनेंगे और यहाँ भी हम देखेंगे। तो आपकी ये जो बांध है आपके कहाँ पर है? बेतवा नदी पर है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। माता टीला परियोजना, अब देखिएगा कह रहा है सुमेलित कीजिए, कौन सा पॉइंट है जो सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिएगा राजघाट बांध यमुना नदी, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी, तो बिल्कुल ठीक है। रिहिंद बांध रिहिंद नदी पर, माता टीला अभी हमने पढ़ा बेतवा नदी पर, लेकिन उसके साथ हमने पढ़ा था कि राजघाट बांध जो है वो आपके यमुना नदी पर ना होकर कहां पर है? आपके बेतवा नदी पर है। ठीक है, यमुना नदी पर नहीं है, कहां पर है? आपके बेतवा नदी पर है ना। मैंने आपसे क्या कहा, राजघाट से कई सारे प्रश्न आज तक पेपर में बने हैं और ऐसे ही प्रश्न पेपर में बनते भी रहेंगे आपके राजघाट से संबंधित। ठीक है, अगला है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? ऐसे प्रश्न सबसे ज्यादा आएंगे आपके पेपर में। ठीक है, अब देखिएगा कि बेटूर का आपके कहां पर है? गंगा नदी पर है, बिल्कुल ठीक है, कानपुर में है। गोरखपुर राप्ती नदी पर है, बिल्कुल ठीक है। जौनपुर आपका सही नदी पर है, नहीं। सही मैंने आपको बताया, सही किसकी सहायक नदी है? राप्ती की सहायक नदी है। ठीक है, जौनपुर जो आपका किस नदी के किनारे है? तो जौनपुर आपके गोमती नदी के किनारे। ठीक है, जौनपुर किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। कौशाम्बी आपका यमुना नदी के किनारे है, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा सी। सही नहीं होगा, कौन सा होगा आपका? ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आपका जौनपुर। ओके, चलिए अगले प्रश्न की बात की जा रही है कि राजघाट बांध। अब इतना हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? राजघाट बांध। अब राजघाट बांध आपने पढ़ लिया तो आपको उम्मीद है कि ये प्रश्न हम सही कर लेंगे, कुछ भी हो जाए। बेतवा नदी हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, आपको क्या जरूरत है इसकी पूरा पढ़ने की? चलिए, राजघाट एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग की संयुक्त परियोजना है। कहां पर बनाई जा रही है? तो बेतवा नदी पर आपके बनाई जा रही है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? लवकुश बैराज नहीं, रिहिंद बांध, शारदा बैराज। आपका राजघाट जो बांध है वो आपके बेतवा नदी पर बनाया गया। देखिएगा 1 मिनट से भी कम हम प्रश्न कर सकते हैं, बट हमें जरूरत किसकी है? सोल्यूशन की। अगर हमारा सोल्यूशन एकदम बेस्ट है और हमने डिस्क्राइब बहुत ज्यादा आपके सामने किया है और आपने बहुत अच्छे से समझा भी है, तो आपको उम्मीद रखिएगा कि अगले कई सारे प्रश्न, एक प्रश्न पढ़ने के बाद कई सारे प्रश्न जो आपने डिस्क्राइब का जो मटेरियल जो आपने तैयार किया है, जो आपने पढ़ा है, उससे बहुत सारे प्रश्न हमारे पेपर में सॉल्व होने वाले हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, तो उसी की तर्ज पर हम आगे प्रश्न देखते हैं और पेपर में वही प्रश्न आपके बार बार रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर हम आपको टोटल प्रश्न करा रहे हैं, चैप्टर वाइज करा रहे हैं, तो बिल्कुल भाई याद रखिएगा। कह रहे हैं पुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पुलहर झील भारत के किस राज्य में है? आप तो उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं तो तुक्का भी मार सकते थे पेपर में। ठीक है, कहां पर मार सकते थे? यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपके तुक्का भी लग सकता था। ठीक है, अब अगर बात करेंगे तो पुलहर झील जो है वो आपके कहां पर है? तो देखिएगा माडो टांडा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में। ठीक है, पीलीभीत जिले में माडो टांडा से निकलती है। कहां से निकलती है? आपके माडो टांडा से निकलती है। और आपके जैसे कई सारे जिलों में है उत्तर प्रदेश के, जैसे शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, जौनपुर, सुल्तानपुर,
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ठीक है। इतने जिलों में आपके गोमती नदी बहती है और ये आपके किस रिवर के किनारे हैं? गोमती रिवर के किनारे हैं। और इतने जिलों में गोमती नदी आपकी बहती भी है और पेपर में प्रश्न पूछा भी जाता है कि भाई गोमती नदी कितने जिलों में है, ठीक है। तो लखीमपुर खीरी में भी आपकी गोमती है, शाहजहांपुर में है, सीतापुर में है, जौनपुर में है, सुल्तानपुर में है और आपके लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में जो नदी है वो आपके कौन सी है? गोमती रिवर है। लेकिन जो आपके कानपुर में अगर बात करेंगे तो कानपुर में कौन सी नदी है? तो कानपुर में जो नदी है उसको हम कहते हैं गंगा। क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं गंगा, ठीक है। अब एक बात आप लोग यहां से एक बात समझिएगा कि प्रश्न ये भी बन सकता है कि भाई किस जिले में नहीं है, ठीक है, किस जिले में नहीं है। ये भी प्रश्न हमारे कई बार पेपर में बने हैं और बनते रहेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना, हमें एक बेसिक सा प्रश्न देखना है, बेसिक के प्रश्न के बाद उसका डिस्क्राइबेशन देखना है कि कितना हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, यही आपके पेपर में आने वाला भी है, ठीक है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो नदियां हैं और कौन से प्रश्न बना सकती हैं हमारी नदियां, ठीक है। देखो अभी मैंने आपको बताया परीक्षा बांध किस नदी पर है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, देखिए मैं आपको दिखाता भी हूं, मैंने आपको कहां पर बताया था, ठीक है, आपको इसमें पता भी होगा, ठीक है। अभी अगर मैं बात इस पे करूं तो आप सभी लोगों को पता है कि कहां पर है आपके, ठीक है, बेतवा रिवर पर है, ठीक है। राजघाट बताया था, परीक्षा बांध भी मैंने आपको बताया था किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। कह रहे 100 मीटर ऊंचा बिहार जल प्रताप प्रदेश की किस नदी पर है? किस नदी पर है? 110 मीटर, तो 110 मीटर आपके टोंस नदी पर, ठीक है। कहां पर है? आपकी टोंस नदी पर। कह रहे प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ठीक है, तो बल्लाहनर फॉर्मेट में ही आपको याद रखना है प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो रामगंगा बांध जो है उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। और ये आपका एक ही लाइन में से प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अभिनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है? तो अभिनालिका अपर्दन के लिए किस नदी का क्षेत्र जो है वो प्रसिद्ध है? तो चंबल नदी। यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी। और राष्ट्रीय चंबल बांध जो परियोजना है आपके, वो आपके 3 राज्यों को लाभान्वित करती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपके राजस्थान, ठीक है। 3 भागों को क्या करती है? लाभान्वित करती है, ठीक है। इतने भागों को आपको लाभान्वित करेगी आपकी जो परियोजना है, ठीक है। प्रदेश के किस भाग की सर्वाधिक सिंचाई सुविधा है? यानी कि प्रदेश के किस भाग में सबसे अधिक सिंचाई की जाती है? तो पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, आपका कौन सा क्षेत्र होगा सबसे अधिक? पश्चिमी भाग में सबसे अधिक सिंचाई क्षेत्र किया जाता है, ठीक है। किस भाग में? पश्चिमी भाग में। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो अभी आपको बताया मैंने, आपको प्रश्न पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको गोरखपुर दिख गया और आप आंसर लगा सकते हैं, है ना। जल्दी आप लगाने के लिए हो तो, जब आपके पास टाइम ज्यादा ना हो तब, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, बल्लाइनर फॉर्मेट में प्रश्न है, आप फटाफट करिएगा एकदम, कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? अब इस प्रश्न के लिए आपको मैप की आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है, कि कौन सी नदी है जो उत्तर दिशा में नहीं बहती है। लेकिन यमुना जो है, यमुना की सहायक नदी है केन, बेतवा और चंबल, तो ये सब क्या होती है? उत्तर दिशा में बहती हैं। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या है, गंडक जो रिवर है वो आपकी उत्तर दिशा में नहीं बहती है, बाकी सब क्या है आपके उत्तर दिशा में बहती है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अगर आप एक एक प्रश्न को अच्छे से समझते हैं तो आपकी तैयारी को एक अच्छी राह मिल जाएगी। 10 टॉपिक जो मैंने आपको उत्तर प्रदेश में कंप्लीट करा दिए हैं, कृपया करके उनको पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा भाई। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक एक टॉपिक को धीरे धीरे कंप्लीट करिएगा और कंप्लीट करने के बाद उसका रिवीजन जरूर करिएगा, ठीक है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िएगा, आपको हम रिटिन में, ठीक है, रिटिन में जो पीडीएफ होती है, यानी कि ये तो आपको रिटिन में मिलती है, ये पीडीएफ आपको कहाँ मिले? कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट होगा वो आपका लिंक होगा पीडीएफ का, उस पर आप क्लिक करेंगे, गूगल पे जाएंगे तो आपको डाउनलोड हो जाएगी वो पीडीएफ जो हम आपको लिख के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जो आपको हम हैंडराइटिंग के नोट्स देंगे, जैसे आपका पेपर, हमें सुविधा जो है वो आपका नवंबर को भी जाने देते हैं, तब तक तो हम ऐसे पढ़ते हैं। उसके बाद कुछ बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपको व्हाट्सएप पे रिटन में जो नोट्स होगा,
ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे रिटन में, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, कुछ पॉइंट हो गए, वो आपको रिटन में दिए जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक जिनसे डायरेक्टली प्रश्न पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको दिए जाएंगे, बहुत लिमिटेड। ठीक है, ज्यादा नहीं कि पूरी किताब भाई बता दी, उत्तर प्रदेश की पूरी किताब पढ़ लेना, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, ये नहीं करते। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ये बताते हैं कि भाई मेरे पास जो सिलेक्शन हुआ है ना, बहुत सारे हुए हैं, तो मेरे पास सिलेक्शन, अगर मैं आपसे कह दूं पूरी की पूरी हिस्ट्री की बुक पढ़ लो तो उसी में से आएगा ना। ऐसे कई सारी बुक्स हैं, अब टोटल इतना मोटा नोट्स बना के हिस्ट्री का दे दिया कि भाई वे पढ़ लो, अब पेपर में तो उसी से आएगा ना जो आपने नोट दिए, लेकिन उसको पढ़ने का तरीका, तो 10 पेजों में से क्वेश्चन को फंसीएगा ना। अगर 20 चैप्टर आपके चलते हैं और आपके 50 पेजों के नोट्स हैं, तो उत्तर प्रदेश आप कंप्लीट करिएगा इतने में। ठीक है, तब आपका एक सिलेक्शन हो पाएगा, वरना आप तो सिलेक्शन में क्या पूरी किताब पढ़ लो, पता नहीं आपका हो पाए या ना हो। ठीक है, तो लिमिटेड है ना, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करिएगा और आपको एक अच्छे से नोट्स में कराऊंगा, क्योंकि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट तैयारी कराऊंगा मैं। ठीक है, अब देखिएगा एक प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी तक 2 बार पीसीएस में और 2 बार आरओ के पेपर में अभी तक एक प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अभी देखिएगा जौनपुर अभी हमने पढ़ा, किस नदी किनारे, गोमती, यानी कि दूसरे का दूसरा वाला होगा, तो देखिएगा दूसरे का दूसरा जो है वो आपका ए ऑप्शन तो कट ही जाते हैं। अब देखिएगा अयोध्या सबको पता है, राम जन्मभूमि है, सरयू नदी के फोर्थ का थर्ड होगा। ठीक है, यानी कि ये आपका जो है ऑप्शन, इसका कौन सा होगा, ये देखिएगा 2, 1 सेकेंड। ठीक है, ये तो ठीक है, ये 2 वाले 3 है। अब देखिएगा कि ए वाला कट गया आपका। ठीक है, ए वाला नहीं हो सकता, अयोध्या जो है वो आपके सरयू नदी के किनारे है, तो अयोध्या देखिएगा सरयू नदी किनारे, यानी कि फोर्थ वाला जो है वो आपका थर्ड है, तो ये तो कट ही गया, तो आपका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। मथुरा देखिएगा किस नदी किनारे, यमुना नदी किनारे, और चित्रकूट आपके मंदाकिनी नदी किनारे। ठीक है, मैच कर लीजिएगा, पहले का क्या होगा, फोर्थ होगा, देखिएगा पहले का फोर्थ है, यानी कि आंसर जो हमारा होगा वो आपका निकल चुका है। ठीक है, राइट आंसर आपका निकल चुका है, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर भी होगा। कह रहे भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, अगर आपको ये आंसर नहीं पता कि सबसे ज्यादा सिंचाई जो उत्तर प्रदेश करता है वो किससे करता है, तो सबसे ज्यादा सिंचाई जो उत्तर प्रदेश करता है वो आपके किससे करता है, नलकूपों से करता है। किससे करेगा, नलकूपों से करेगा, यानी कि उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद नहरों से होती है हमारे यहाँ पे सिंचाई। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे लंबी नहर कितनी बार पढ़ोगे, उत्तर प्रदेश की शारदा नहर कब गठित हुई थी, 1920 से लेकर 1928। नेपाल उत्तराखंड की सीमा पर है आपके, कहां से निकलती है, उत्तराखंड के चंपावत यानी कि बनबसा से निकलती है। ठीक है, चंपावत उत्तराखंड के चंपावत जिले से निकलती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा एक प्रश्न भी कई बार पेपर में अभी तक पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, एक बार एक प्रश्न आपके यूपीएससी में भी पूछा गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। जैसे अगर हमें देव प्रयाग पता है, तो देखिएगा इन सभी में एक क्वालिटी देखिएगा, सब में कॉमन है अलकनंदा, सब में कॉमन है आपके अलकनंदा। इसमें आपके 5 प्रयाग है, एक प्रयाग और होता है जिसे हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। ठीक है, तो आपका जो विष्णु प्रयाग जो होता है वो आपके धौली गंगा और आपके अलकनंदा। ठीक है, तो अलकनंदा ये पांचों में कॉमन है, अलकनंदा जो है वो आपके पांचों में कॉमन है, और आपके 4 प्रयाग आपके ये हैं। 5 प्रयाग मैंने आपको बता दिया, 5वां प्रयाग है ना। आपने एक मूवी देखी होगी अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा में जो हीरोइन है उसको कहते हैं तमन्ना भाटिया, और जो हीरो है वो है अल्लू अर्जुन। ठीक है, तो आपने अलकनंदा देखी होगी है ना। ठीक है, और एक मूवी आपकी बद्रीनाथ भी आई थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि बद्रीनाथ जो है वो किस नदी के किनारे है, ठीक है, बद्रीनाथ किस नदी किनारे है, और आपका केदारनाथ किस नदी के किनारे है। ठीक है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ, ठीक है, ये देखिएगा बद्रीनाथ जो है वो आपके अलकनंदा नदी किनारे है, और ये उत्तराखंड के जो आपका केदारनाथ है वो आपके मंदाकिनी नदी किनारे है। किसके किनारे है, मंदाकिनी नदी के किनारे। ठीक है, इसको याद रखिएगा, किस नदी के किनारे है आपके, मंदाकिनी नदी किनारे। तो बद्रीनाथ अलकनंदा
ठीक है। और केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब आप देखिएगा कि देवप्रयाग की अगर बात यहां से करें तो देवप्रयाग तो सभी को पता है कि कहां पर है, भागीरथी व अलकनंदा के किनारे, भागीरथी व अलकनंदा के किनारे। फोर्थ का पहला वाला ऑप्शन होगा, तो ये तो कट गया और ये भी कट गया। सबसे सरल प्रश्न, सबसे कठिन प्रश्न, जिसको आते हैं उसके लिए सबसे सरल, इक्का दुक्का आता है, ठीक है। अब देखिए रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी होगी, कौन कौन सी, चलो नंद प्रयाग लगा लेते हैं। तो नंद प्रयाग में तो पता है ना कि मंदाकिनी होगी, यानी कि ना से नंद और ना से नंदाकिनी। तो सेकंड का फोर्थ वाला होगा, सेकंड का फोर्थ वाला एक ही ऑप्शन है, ठीक है। तो आपका जो रुद्रप्रयाग है वो क्या होगा, यहां जुड़ेगा, और जो कर्ण प्रयाग होगा वो आमने सामने जोड़ दिए, और ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो थम्स अप कर दीजिएगा आप सभी लोग, और आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको सेशन, ठीक है। निम्नलिखित नगरों में से गंगा नदी के दाएं तट पर कौन सा नगर है, गंगा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी ये नदी जब तक आप उत्तर प्रदेश में रहोगे। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों के साथ सीमा बनाती है, और यमुना आपके 19 जिलों के साथ सीमा बना रही है, ठीक है। ये देखिएगा इलाहाबाद, हरिद्वार, वाराणसी या कानपुर। तो प्रश्न ये है कि गंगा नदी के दाएं तट पर कौन सा शहर जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। एक तो बात आपको पता चल गई, जितने भी यहाँ शहर लिखे सब गंगा नदी किनारे हैं, लेकिन उत्तर के कौन सा है, वाराणसी, यानी कि दाहिने तट पर नहीं है, कौन से बाएं तट पर है, ठीक है। तो दाएं और बाएं का रेशियो बहुत आता है पेपर में। कह रहे उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना बताइएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी परियोजना स्थापित की गई है। तो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि एक परियोजना है जो आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपके राजस्थान के साथ सीमा बनाती है। वो परियोजना आपकी कौन सी है, ठीक है, चंबल नदी परियोजना। तो चंबल नदी परियोजना जो है वो आपके 3 के साथ सीमा बनाती है, ठीक है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन है। तो आपको देखिएगा सिंचाई का मुख्य साधन, तो आपको पता है कि सिंचाई के घटते हुए क्रम में है, तो सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, नलकूप। ये तो कट गए, ये भी तो कट गए ना, यानी कि सिंचाई का उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है, नलकूप है। नलकूप के बाद भाई क्या है, नहरें हैं। तो नलकूप के बाद नहरें हैं, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद तालाब व कुएं होंगे, फिर चौथे पे अन्य साधन होंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सिंचाई जो होती है वो किससे होती है, नलकूपों से। आपको यहाँ पर देख के क्या लग रहा है, आपको यहाँ पर देख के एक फील हो रहा होगा कि भाई ये तो वही प्रश्न है जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अभी आपके बहुत सारे लमसम में 10 से 12 प्रश्न अभी बचे हुए हैं। तो 10 से 12 प्रश्न जो हैं वो आपके इसी बेस के हैं जो आप अभी तक पढ़ चुके हो। आप देख लेना, जो अभी तक आपने इसका एक्सप्लेनेशन और इसका जो कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा ना, इसी से आगे वाले जो प्रश्न होंगे वो सब इसी से आने वाले हैं, ठीक है। सब इसी से प्रश्न आने वाले हैं, कहीं भी कोई भी प्रश्न इधर से उधर नहीं जाता है, ठीक है। तो देखिएगा आपको उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी का उद्गम जो है वो हिमालय से होता है। तो कौन सी नदियों का उद्गम जो है वो हिमालय से होता है। अब आप एक बात याद रखिएगा, ठीक है, मैंने आपको शुरुआत में देखिएगा पढ़ाया था कि कितनी नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं। मैंने आपसे क्या लगा था, हर प्रकार से प्रश्न पेपर में पूछा ही पूछा जाएगा, आप बिल्कुल भी एक एक पॉइंट को इग्नोर नहीं कर सकते। हिमालय से निकलने वाली नदियां, कल प्रश्न पूछा जाएगा मैदानों से निकलने वाली नदियां, और परसों प्रश्न पूछा जाएगा दक्षिण में स्थित पठारों तथा बिंद पठारों से निकलने वाली नदियां बताइए। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां देखो, छापो यहां से, ठीक है। देखिएगा रामगंगा भी निकलती है, यमुना, काली, ये सब निकलती हैं, ठीक है। ये देखिएगा, तो कौन सी नदी नहीं निकलती है, प्रश्न क्या है, हिमालय से निकलने वाली नदियां बतानी है, ठीक है। हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी, देखिए कितने सारे प्रश्न हम कर चुके हैं अभी तक, ठीक है। ओहो, कितना सारा प्रश्न कर चुके हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां से आप लगा सकते हैं, देखिए बेतवा निकलती है, बताइएगा बेतवा नदी निकलेगी, नहीं निकलेगी, ठीक है। कौन कौन सी नदी निकलती है, आ जाओ भाई। तो देखिएगा गोमती नहीं निकलती है हिमालय से, तो आपका नहीं निकलती है ना, पूछा है नहीं निकलती है। तो देखिएगा आपका ये तो गलत हो सकता है ना, क्योंकि इसमें तो पहला है ही नहीं, इसमें भी पहला नहीं है, या तो ए सही होगा या तो ये सही होगा, तो ये तो ठीक होंगे ना। तो भाई रामगंगा तो निकलती है ना, शारदा भी निकलती है, कौन सी निकलती, बेतवा नहीं निकलती। कहाँ से निकलती है, बिंद से निकलती है।
तो 1 और 3। देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं और एक प्रश्न आपके आरओ के एग्जाम में ही पूछा गया है और यूपीपीएससी में ही पूछा गया है कई बार। ठीक है, तो बेस्ट लगा आपको, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि जो नदियां हम पढ़ रहे हैं क्या इन्हीं से प्रश्न बनेंगे। भाई विश्वास आप रखिएगा, आप प्रीवियस ईयर पेपर को उठाइएगा, आप ज्यादा करिएगा तो बताइएगा, मेंशन कर दूं मैं यहाँ पे तारीख की, भाई तारीखों को भी मेंशन कर दिया, लो भाई इस तारीख पे इस प्रश्न में इस शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था। आप उसका क्या करोगे? आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट तैयारी करनी है और आपको इतनी इंपॉर्टेंट तैयारी करनी है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, आपने उससे ये नहीं पूछ रहा है आपसे कि उसने मैप से पढ़ा, आपने किससे पढ़ा, आपने क्या करा क्या नहीं करा, ये बातें सब इग्नोर करके सिर्फ आपको एक समीक्षा अधिकारी बनना है। ठीक है, या तो आप असिस्टेंट समीक्षा अधिकारी बन जाओ या आप समीक्षा अधिकारी बन जाओ, दो ही ऑप्शन है आपके पास। सिलेक्शन आगे पीसीएस में भी हो सकता है आपका, क्योंकि ये सब पीसीएस का ही सिलेबस है, कुछ चेंज नहीं होता। बट ये होता कि पीसीएस के पेपर में रीजनिंग नहीं आती है, आपके इस पेपर में ही रीजनिंग आती है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये जो प्रश्न है ना वहां सीसैट में प्रश्न में पेपर पत्र में आती है, लेकिन जीएस के पेपर में रीजनिंग नहीं आती। भाई आप लोगों ने दिए होंगे, जो फ्रेशर है जिनने नहीं दिए उनको नहीं पता, यहाँ पहले पेपर एक ही पेपर होता है और एक ही पेपर में क्या होती है, रीजनिंग होती है, इसमें दूसरा पेपर आपके हिंदी का होता है। ठीक है, ये तो सब बात पता है, अब तो फार्म भी भर दिए होंगे तो ये तो सब बात जानते होंगे। लेकिन पीसीएस में 150 प्रश्न आते हैं, 150 प्रश्न के लिए एक जीएस का पेपर होता है और सीसैट में आपके सब कुछ आता है, जो भी सिलेबस है हमारा। ठीक है, तो यहां से हम इस हर कॉन्सेप्ट को एक क्लैरिटी वे में पढ़ेंगे और कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, मैं आपको एक एक डिटेल पार्ट बताता हूं। ठीक है, फिर भी आप लोग इस टाइम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो भाई आरओ का एग्जाम है, चपरासी बनाने का एग्जाम नहीं है कि आप लोग ऐसे निकाल दोगे कि आंखें बंद करें सो रहे हैं, बाबू सोना कर रहे हैं, हेलो बेबी कैसी हो, ये सब बातें करके ना हमारा निकलेगा नहीं एग्जाम। ठीक है, आपको एक समीक्षा अधिकारी की सीट पे बैठाया जाएगा, जब आप उस सीट पे बैठेंगे ना तो आपको एक गर्व महसूस होगा कि हम अपनी मेहनत के द्वारा और जिससे आप पढ़े हो उसकी मेहनत के द्वारा हम इस सीट पे बैठने के लिए विराजमान हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक चपरासी की सीट है कि उस पे आके बैठ जाओ, भाई कोई भी बैठ सकता है ना, आजकल समीक्षा अधिकारी सब नहीं बन सकते। ठीक है, पेपर हर बार होता है, अगर आज फ्रेशर हो, अगर मान लेते हैं कि इस बार मेहनत नहीं कर पाते हैं तो अगली बार एक पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ नोट्स ही काम कर जाएंगे समीक्षा अधिकारी में आपके। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का इतिहास बदलने वाला नहीं है। गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है, किस शहर में है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है आपके, क्या है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और आपके कहां पर है, सोनभद्र में है। ठीक है, कहां पर है आपके, सोनभद्र में भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और भारत के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ही थे। कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, ना कि भारत के। ठीक है, भारत में तो प्रधानमंत्री होगा, तो पहले जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होता है, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं उसकी नियुक्ति जो की जाती है आर्टिकल नंबर 164 के अंतर्गत की जाती है। तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? की नियुक्ति कौन करेगा भाई? स्टेट का क्या करेगा? गवर्नर करेगा। ठीक है, कौन करेगा? गवर्नर करेगा, यानी कि राज्यपाल करेगा। ठीक है, तो 164 के अंतर्गत कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, जो भी गवर्नर आपका होगा। ठीक है, कह रहे अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है, तो अर्जुन बांध जो नहर है उससे लाभान्वित होने वाला जिला जो है वो क्या है? आपकी हमीरपुर है। ठीक है, हमीरपुर जो आपके आता है वो आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में आ सकता है, तो यहाँ पे बुंदेलखंड भी लिख के आ सकता है। ठीक है, क्योंकि बुंदेलखंड में आपके कितने जिले लगते हैं? 7 जिले आते हैं। ठीक है, 7 जिले आते हैं, जिसमें से आपका एक तो आपका ललितपुर है। ठीक है, झांसी भी आएगा आपका, हमीरपुर, महोबा,
चित्रकूट, ठीक है। एक दो आपके लिए छोड़ दूं, जालौन आता है। अब एक आप बताइएगा, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो एक जो होगा वो कौन सा होगा, ठीक है। एक जो होगा वो कौन सा होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो बुंदेलखंड में कुल मिला के 7 जिले आते हैं, ठीक है। ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, जालौन, और एक आपका जो बचा है वो कौन सा होगा, ठीक है। आप इसको बताइएगा वो कौन सा होगा, वो आपसे मुझे पूछना है। कह रहा रानी लक्ष्मीबाई बांध कहां पर है, शुरुआत में ही पढ़ा था, कहां पर है, आपके बेतवा नदी पर है, ठीक है। कहां पर है, बेतवा। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहां पर है, ये देखो फिर से पूछा गया, अब की बार ये पूछा गया कि गोविंद बल्लभ पंत जलाशय कहां पर है। तो अगर इसको उत्तर प्रदेश से रिलेट नहीं करेगा, इसको अब ज्योग्राफी से रिलेट करेगा कि भाई ज्योग्राफी के अंतर्गत पूछा गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश से पूछा गया तो देखिएगा ए प्रश्न आपके ज्योग्राफी के अंतर्गत पूछा गया होगा, और ए वाला जो प्रश्न है, ए वाला प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश जीके स्पेशल के अंतर्गत पूछा गया होगा, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, क्योंकि इसमें जिले का नाम दे रखा है, इसमें आपके राज्य में पूछा है, इसमें क्या पूछा है, राज्य में पूछा है, ठीक है। जीएस का प्रश्न सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि जीएस का प्रश्न अगर पेपर में आ गया और आपको पता है तो आपको टाइम लगने वाला नहीं है वहां पर, ठीक है। तो आपको वहां पर टाइम लगने वाला नहीं है, ये सबसे बड़ी खासियत है जीके के प्रश्नों की। अगर जीके का प्रश्न आपका पड़ा हुआ है और आपके पेपर में आ गया तो आपको दुनिया का सबसे अच्छा प्रश्न लगेगा, वो इससे अच्छा आपको प्रश्न नहीं लग सकता, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, देखिएगा ये तीसरी बार पूछा गया, एक बार किसी अन्य तरीके से पूछा गया, एक बार किसी अन्य तरीके से पूछा गया, और एक बार किसी अन्य तरीके से पूछा गया, ठीक है। अब देखिएगा एक बार इस प्रकार से पूछा गया, ठीक है। एक प्रकार अभी ये था आपका, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या हैं, एक बार तो प्रकार आपका ये था, ठीक है। और आपने बता दिया इस प्रश्न को अच्छी तरीके से, सबसे ज्यादा नलकूपों से होती है, फिर नहरों से होती है, फिर तालाबों से होती है, फिर कुएं से होती है, फिर और कोई साधन है तो उससे होती है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये प्रश्न आपने बता दिया, ओके। अब इस प्रश्न के बाद अगर बात करें तो देखिएगा इस प्रश्न से ऊपर भी प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। अब ये प्रश्न भी पूछा गया था, ये तीसरा टाइप था इस प्रश्न को पूछने का, ओके। तो आपको समझ में आता होगा कि जितना भी प्रश्न हम आपको दिखाते हैं ना, ये प्रश्न देखना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना है कि अगला प्रश्न जो होगा वो किस कॉन्सेप्ट से हमारे लिए बनेगा, ठीक है। कि अगला जो प्रश्न होगा वो हमारे लिए किस कॉन्सेप्ट से बनेगा। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, नलकूप, ठीक है। उसके बाद नहरों से करते हैं, उसके बाद तालाबों से करते हैं, फिर हो सकता है कुएं से करते हो। लेकिन अगर इसी प्रश्न को घुमा लिया जाए और इसी प्रश्न से आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश की अगर बात करी जाए यहां से, तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा किससे होता है, नलकूपों से होता है। लेकिन यहीं पर अगर प्रश्न को घुमा देते, भारत से मान लेते हैं, भारत से पूछता कि प्रादीपीय प्रादीपीय क्षेत्रों में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, ठीक है। सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो प्रादीपीय क्षेत्रों में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या होगा, तो प्रादीपीय क्षेत्रों में सिंचाई का जो सबसे बड़ा स्रोत होगा उसे हम कहेंगे तालाब। क्या कहने वाले हैं उसे, तो उसे हम कहने वाले हैं तालाब। भाई तालाब जो होगा वो सबसे बड़ा स्रोत होगा सिंचाई के अंतर्गत, ठीक है। तो वो क्या होगा, आपका तालाब। याद रखिएगा इस बात को, वो आंसर हमारा होगा तालाब पे, ठीक। अब अगर इसके बाद हम पूछें कि सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना बताइएगा, तो जायकवाड़ी, जायकवाड़ी परियोजना जो आपके गोदावरी नदी पर है, कहां पर है, आपके गोदावरी नदी पर, गोदावरी नदी पर है आपके, कहां पर है, महाराष्ट्र एमएच में, ठीक है। तो गोदावरी नदी पर है आपके महाराष्ट्र में जो सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना है, ठीक है। सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना है और आपके कहां पर है, महाराष्ट्र में, ओके। याद रखिएगा, तो सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना है जिसे हम कहते हैं जायकवाड़ी की परियोजना। अब ये देखिएगा, अब फिर से आपके, अब एक प्रश्न भी आपके किससे, एक प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश से नहीं पूछा गया, एक प्रश्न आपसे पूछा गया ज्योग्राफी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत पूछा गया, ज्योग्राफी के अंतर्गत पूछा गया। एक प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश से नहीं पूछा गया था भाई। जब ये प्रश्न पूछा गया होगा तो ज्योग्राफी से पूछा गया होगा कि भाई नलकूपों द्वारा
सर्वाधिक सिंचित भूमि क्षेत्र कहाँ अधिक है? उत्तर प्रदेश में अधिक है। कहां पर अधिक है? उत्तर प्रदेश में अधिक है। तो ठीक है, याद रखिएगा, बेहद बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इन प्रश्नों को ऐसे ही जारी रखेंगे। तो अभी तक जो हमारी आज जो क्लास थी ना, स्पेशल वाली जो क्लास थी वो यही थी। ठीक है, नदी तंत्र मैंने आपको बहुत ही कम समय में आपके रिवीजन में सिर्फ 22 वीडियो हमारी होंगी उत्तर प्रदेश की और एक कंप्लीट है। अगर यहां से क्वेश्चन आपके नहीं आया तो आपके इन वीडियो के अलावा आपका क्वेश्चन भी कहीं से नहीं आने वाला है, क्योंकि ये संपूर्ण है। संपूर्ण ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। और संपूर्ण ज्ञान को ही हम उत्तर प्रदेश जीएस और ज्ञान जीएस कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्या कहते हैं कि संपूर्ण ज्ञान को ही उत्तर प्रदेश और संपूर्ण ज्ञान को ही क्या कहते हैं? ज्ञान जीएस। तो ज्ञान जीएस एक परिवार की तरह है और एक परिवार के साथ जीतिएगा एक गिफ्ट भी। थोड़े दिन के बाद एक प्रश्न बनेगा, उस प्रश्न का जो सबसे पहले आंसर देगा उसको बनेगा अपने उसके घर पर डिलीवरी के द्वारा मिलेगा एक उपहार। ठीक है, तो ज्ञान जीएस बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाला है अपनी एप्लीकेशन को। ठीक है, तो एप्लीकेशन बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने प्रस्तुत होने वाली है और उस पर आपको टेस्ट और उस पर आपको पीडीएफ हर चीज आपको एक स्पेशल तरीके से प्रोवाइड कराई जाएगी। जो क्लासें होंगी वो लगातार आपकी लाइव रहेंगी। तो ज्ञान जीएस बहुत ही जल्दी आपके लिए लेकर आ रहा है एक एप्लीकेशन का ब्रांड जो होगा आपका ज्ञान जीएस के परिवार की तरफ से। ठीक है, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी कब मिलने वाली है? कुछ टाइम रुकिएगा, आपको एप्लीकेशन बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कराया जाएगा। पेपर से पहले पहले एप्लीकेशन आपके फोन में होगा। ठीक है, तो सभी लोग उसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, और आप लोग अच्छे तरह से बने रहिएगा। और आपके लिए हम क्लास संडे को भी रख दी है। अभी करंट अफेयर्स भी शुरू करेंगे और 150 प्रश्न 140 प्रश्न के 10 सेट और आपको लगाने के लिए भी मिलेंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में। बस ध्यान रखिएगा, आपको टाइप क्या करना है, अपने नंबर व्हाट्सएप पे सेव करना है और ज्ञान जीएस के नाम से, और उसको सेव करके भेज देना है हमारे पास में, जिससे आपके हम डायरेक्टली कनेक्ट हो सकेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग कॉल करते हैं, कॉल भाई ना करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग एसएमएस करिएगा, क्योंकि एसएमएस का रिप्लाई देना ठीक होता है लेकिन कॉल का रिप्लाई थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो ज्ञान जीएस से जुड़िएगा जरूर, और आपको 10 टेस्ट भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, लगातार आप लोग जुड़िएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोबारा फिर से मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।